हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में उत्तराखंड एपीओ मेंस एग्जाम जो कि भविष्य में 2022 में होने वाला है, उसके संबंध में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो जो लोग मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आपको मेंस एग्जाम तैयार करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड एपीओ मेंस एग्जाम में 4 पेपर होंगे। एक पेपर आपका जीएस का होगा 100 मार्क्स का, और एक पेपर हिंदी का होगा 100 मार्क्स का, और 2 पेपर आपके लॉ के होंगे। तो जो लॉ का पेपर आपका फर्स्ट है उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, और जो सेकंड पेपर लॉ का है वो एविडेंस से होगा, जिसमें सिर्फ एविडेंस के ही प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आपके जो लॉ के पेपर हैं उसमें आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर ही फोकस करना है। कंप्लीट सिलेबस जो है आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फोकस करना है। काफ़ी चीज़ें जो हैं सिलेबस से बाहर की हैं, तो एविडेंस में बहुत से टॉपिक हैं जो जिनसे प्रश्नों को नहीं पूछा जाएगा। तो किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किन किन क्वेश्चंस को तैयार करना है, इन सभी की जानकारी के लिए बने रहें अंत तक हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग लॉ का जो पेपर फर्स्ट है उसको देखेंगे, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो ये फर्स्ट पेपर है जो लॉ का। इसमें 3 घंटे समय दिया जाएगा और 100 मार्क्स होंगे। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न संख्या जो 1 है वो अनिवार्य है, यानी और प्रत्येक भाग ए, बी और सी जो दिए गए हैं 3 भाग हैं। इसमें से आपको एक प्रश्न तो करना ही है जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन जो फर्स्ट है यहाँ पे लिखा है सभी 5 खंडों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड का उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में देना है। इससे ज़्यादा शब्दों में आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको ये 5 जो प्रश्न दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके, इन सभी के उत्तर आपको देना है। तो इसमें कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी बालक को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति उपलब्ध है। तो जैसा कि आईपीसी के सेक्शन 82 में दिया गया है, क्या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मतदाता आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करती है? संगत प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट उल्लेख कीजिए। तो मतदाता के संबंध में 84, 85, 86 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्या कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो सीआरपीसी से है। लोक गुप्ता, पब्लिक न्यूसेंस क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक न्यूसेंस हटाने के लिए कौन आदेश देने के लिए प्राधिकृत है? क्या लोक न्यूसेंस हटाने के लिए नियमानुसार किए गए आदेश को दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत किन अपचारों के लिए कोई पुलिस अधिकारी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा तथा उसे क्या दंड दिए जा सकते हैं? तो ये पुलिस एक्ट 2007 के अंतर्गत। तो ये पेपर जो है आपका लॉ का फर्स्ट, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट तीनों एक्ट को मिलाकर के प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये अनिवार्य है, इसको आपको करने ही करना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, सभी करने हैं। इसके बाद जो आपका आता है पार्ट ए। पार्ट ए में भी आपको यहाँ पर 2-3 प्रश्न दिए गए होंगे, जिसमें से आपको एक तो करना ही करना है। तो पार्ट 2 में पार्ट 1 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। हत्या के अपराध में अभियुक्त के दायित्व को ऐसा प्रकोपन किस सीमा तक कम करता है? नेक्स्ट है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें हत्या का अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन 3 है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। दूसरा जो है दुष्प्रेरण की परिभाषा दीजिए तथा इसमें और आपराधिक षड्यंत्र में क्या अंतर है उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि शरीर के निजी प्रतिरक्षा की परिसीमाएं क्या हैं और इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आक्रमणकारी की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार कब प्राप्त होता है? ए, बी से कहकर संपत्ति प्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथ में है और यदि तुम 1 लाख रुपए नहीं भेज दोगे तो ये मार डाला जाएगा। इस मामले में ए के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? यदि कोई अपराध कारित किया गया है तो कौन सा किया गया है? पार्ट बी है, इसमें से भी आपको एक प्रश्न करना है। दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट संचित विचारणा संबंधी प्रावधानों का विवेचन कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि संक्षिप्ता विचारित प्रत्येक मामले के अभिलेख में मजिस्ट्रेट को कौन सी प्रविष्टियां करना आवश्यक है।
आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि संक्षिप्त विचारणा नियमित विचारणा का ही एक न्यून रूप है? दूसरा है कि वे कौन से अपराध हैं जिनका दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारणा किया जा सकता है? तो कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनका समरी ट्रायल सीआरपीसी के अंतर्गत हो सकता है, उन सेक्शंस को बताना है और अपराधों का वर्णन करना है। 6 क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उन शक्तियों का परीक्षण कीजिए जो उसे शांति एवं लोक व्यवस्था को भंग होने से रोकने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान की गई हैं। क्या संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त संगठित होने के मौलिक मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। किन किन मामलों में अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि में दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों को बताइए। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, कब न्यायालय उस अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है जो फरार हो गया है? अचल तथा अचल संपत्तियों की कुर्की कैसे की जाएगी, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता में मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अंतर्विष्ट प्रावधानों का विवेचन कीजिए। क्या उच्च न्यायालय ऐसे अभियुक्त को जिसने सेशन न्यायालय से मृत्यु दंड दिया है दोष मुक्त कर सकता है? इस संबंध में उच्च न्यायालय की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद आपका पार्ट सी आता है, इसमें भी आपको यहाँ पर 3 प्रश्न मिले। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस की भूमिका, कृत्यों तथा कर्तव्यों के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या पुलिस थाने में अभ्यासिक अपराधियों और संगठित अपराध में अंतर्विलिप्त व्यक्तियों का अभिलेख रखना और प्रदर्शित करना भी पुलिस कर्तव्य है? स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था के लिए और क्या विशेष प्रावधान है? सार्वजनिक स्थलों पर आरक्षण, अवरोध निर्माण करने, वहां पर संगीत एवं ध्वनि को नियंत्रित उसको प्रयोग करने के संबंध में प्रावधान है। पुलिस अधीक्षक को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं उसके बारे में विवेचना करना है। क्वेश्चन 9 है, किसी थाने में की गई रिपोर्ट के संबंध में पुलिस थाने के प्रसाधक अधिकारी के कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। उसे किसी अपराध के अन्वेषण के संबंध में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी विवेचना कीजिए। किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा जमानत के संबंध में किसी पुलिस थाने के प्रसाधक अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लोक अभियोजक की शक्तियां तक कार्यों का वर्णन कीजिए। आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि न्याय प्रशासन में लोक अभियोजक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दूसरा है, लोक अभियोजक की किसी पक्ष का समर्थक नहीं होता है। सैद्धांतिक रूप से वे राज्य का, जिसके नाम से सभी अभियोजन संचालित किए जाते हैं, प्रतिनिधित्व करता है। उसका कर्तव्य राज्य का प्रतिनिधित्व करना होता है, पुलिस का प्रतिनिधित्व करना नहीं होता है। उपयुक्त अवलोकन के प्रकाश में लोक अभियोजक के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। तो आपको यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट प्रश्न जो है वो मैंडेटरी मतलब करना ही करना है, और जो पार्ट A, B, C दिए गए हैं इसमें से आपको एक प्रश्न करना है, अनिवार्य है। इसके अलावा आप एक प्रश्न किसी भी पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C से किसी भी पार्ट से आप 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम की तैयारी जो है आपको सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। ज़्यादा अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या पढ़ना है इसके लिए जब आप हमारे YouTube चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने उत्तराखंड APO मेंस एग्जाम 2022 की प्लेलिस्ट है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में IPC CRPC एविडेंस के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स हैंडराइटिंग में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। IPC CRPC एविडेंस तीनों के आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको आप बहुत ही कम समय में और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, इनको समझने में भी आसानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 वीडियो को फॉलो करके प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सभी वीडियो जो हैं IPC CRPC एविडेंस के एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, एक ही प्लेलिस्ट में, जो कि उत्तराखंड APO मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेलिस्ट तैयार की गई है। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करके जो लॉ के पेपर हैं उनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग इन वीडियोज़ की जो PDF नोट्स हैं उनको अगर पाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप ज्वाइन बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ये गोल्डन स्पेशल प्लान दिया गया है। इस प्लेलिस्ट में आपको IPC CRPC और एविडेंस की जितनी भी PDF हैं वो सभी मेंस एग्जाम और प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी PDF अवेलेबल हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिन वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं।
इसके साथ साथ अन्य लॉ हैं, माइनर एक्ट, उनकी भी PDF अवेलेबल है। तो जो लोग PDF फाइल चाहते हैं वो लोग चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। यदि किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर आप मैसेज करके जो PDF हैं वो आप व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं लॉ पेपर सेकेंड को, जो एविडेंस से रिलेटेड है। उत्तराखंड APO मेंस में जो सेकेंड पेपर आपका लॉ का होता है वो लॉ ऑफ एविडेंस से प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें सिर्फ एविडेंस से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपके सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, उन्हीं से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो एविडेंस को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एविडेंस से ही आपके 100% जो हैं इसमें आपके अच्छे मार्किंग्स आने के चांसेस रहते हैं। एविडेंस में भी ये कहा गया है कि इसमें जो प्रथम प्रश्न है वो अनिवार्य है आपका, इसको आपको करना ही करना है। इसके अलावा जो भाग A, B, C में दिए गए हैं उसमें से कम एक प्रश्न आपको चुनना है, यानी एक प्रश्न तो सभी खंड से करना ही करना है, और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो प्रश्न पहला आपका अनिवार्य हो गया। अब भाग A, B, C से आप जो 3 प्रश्न हैं इसमें से कर लेंगे तो 4 प्रश्न हो जाएंगे, और इसके अलावा एक प्रश्न जो है आपको वो भाग A, B, C में से किसी में से भी आप कर सकते हैं। यानी कि तीनों भाग से आपको एक प्रश्न तो करना ही करना है, और एक भाग जो भी प्रश्न आपको सही लगे किसी भी खंड से आप कर सकते हैं, चाहे वो A हो, B हो, C हो, किसी से भी कर सकते हैं। तो एविडेंस के प्रश्नों को देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। कब अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता है? प्रतिपरीक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से कौन जो है लोक दस्तावेज नहीं है? राष्ट्रीय बैंक का अभिलेख, सब परीक्षण रिपोर्ट, वक्फ जो है प्राइवेट उसका अभिलेख, घटना स्थल के निरीक्षण तथा ज्ञापन पर एक पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई प्रविष्टियां, तो इनमें से कौन लोक दस्तावेज नहीं है ये बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B की उपधारा 5C के अंतर्गत कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मन की दशा का क्या प्रकट करती है? तो फ्रेंड, जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं ये आपको उत्तराखंड APO मेंस एग्जाम की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पार्ट A है, संस्कृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग जो है सदैव उसके करने वाले के हित के विरुद्ध किया जाता है एवं संस्कृति सहहित के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। इसकी समीक्षा कीजिए। एक व्यक्ति अपनी स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन साबित कर सकता है, ये उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है? इसका वर्णन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो ये संकेतों में मृत्युकालीन कथन कर सकता है, निर्णीत वादों में आलोक में उसका विस्तार वो वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? किन अवस्थाओं में किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है? बात विधि की सहायता से विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस साक्ष्य की श्रेणी में आता है? दस्तावेज होता है, वैज्ञानिक साक्ष्य होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, किस श्रेणी में आता है ये आपको बताना है, उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में प्रत्यक्ष ही होगा, इस नियम की विवेचना कीजिए एवं इसके वादों को इंगित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में धारणा की गई है, इसका विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। बात विधि की सहायता से 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इस धारा के संशोधन से अपना परिचय प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि खंड C से है, प्रश्न नंबर 8, बाद विधि की सहायता से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। विबंध के संबंध में प्रावधान 115 से 117 तक में एविडेंस में दिए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में, उपधारणा एवं दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया उसका वर्णन करना है। तो आपको यहाँ पर 113A 113B का वर्णन करना है। सूचक प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में अथवा पुनः परीक्षण में अथवा प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उदाहरण देते हुए इनका बताना है। तो यहाँ पर आपको पहले जो है मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा की परिभाषा देकर के धारा 137 और 138 का क्रम बताना है। उसके बाद कब पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर आप ये सब बताना है। तो इस तरीके से आपके एविडेंस में 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, भाग A, भाग B, भाग C, और एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिया जाएगा, वो आपको करना ही करना है। और भाग A से एक प्रश्न करना है, भाग B से भी एक प्रश्न करना है, भाग C से भी। इसके अलावा एक प्रश्न जो बचता है आपका
वो आपको जिसमें किसी भी पार्ट में क्वेश्चन अच्छा लगता है तो उसको आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो कुल पेपर्स में आपको 5% सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें किस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, कहाँ से अधिक प्रश्नों को पूछा जाता है और किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो तैयारी करने से पहले एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अवश्य देख लें, ताकि आप लोगों को एक तैयारी करने का अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और यदि आप लोग इसके अलावा अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, लॉ के हैं, जैसे कि हिंदी के हैं और जीएस के हैं, यदि उनको भी आप पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उनको भी मैं नेक्स्ट टाइम में उपलब्ध करवा दूंगा। यदि आप लोग कहते हैं तो करवा दूंगा, नहीं तो आप लोग जो प्लेलिस्ट दी गई है वहाँ पर जाकर के आप में इस एग्ज़ाम की तैयारी अपने बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के होम पेज पर जो रेड बटन दिया है सब्सक्राइब, इस पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन आएगा इस पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी सूचना समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।